वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे 12th बिजनेस स्टडी चैप्टर 9.3। इस चैप्टर का आज हमारा सेकंड यानी कि लास्ट लेक्चर है। ये छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स। तो देखो, फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि फिक्स कैपिटल क्या होती है और वर्किंग कैपिटल क्या होती है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर फिक्स कैपिटल क्या होती है, इसके मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स स्टडी कर लिए हैं। अब इस टॉपिक आज जो है वो हम करेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, नीड और सिग्निफिकेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इस लेक्चर में आज हम 4 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो आपकी कार्यशील पूंजी होती है उसका अर्थ क्या है। देखो, जो कार्यशील पूंजी होती है उसका अर्थ चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के अंतर को कार्यशील पूंजी कहती है। यानी कि जो आपकी वर्किंग कैपिटल निकालोगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। इसको जहाँ कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। अब आता है वर्किंग कैपिटल का अर्थ क्या है। कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल का अर्थ स्पष्ट करने के लिए एक कंपनी की बैलेंस शीट को देखना जरूरी है, जिसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बैलेंस शीट का ये हमारा लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड दे रखा है, दोनों दे रखे हैं हमने। तो इसको देखकर हम देखेंगे कि इसमें वर्किंग कैपिटल कितनी है। तो इसको हमें ध्यान से करना है। तो ये हमारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में सबसे पहले देखो एसेट साइड। एसेट साइड करंट एसेट्स है 50,000 और फिक्स एसेट्स है 20। टोटल कितना हो गया 250। और लायबिलिटी साइड अगर हम देखते हैं तो करंट लायबिलिटी 35,000 और फिक्स लायबिलिटी 250। यानी कि अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि एसेट्स में भी करंट एसेट्स होती है और आपकी लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी होती है। तो इन दोनों इसमें उपरोक्त ये हमने जो टेबल है ये देखने से ये पता चलता है कि जो वर्किंग कैपिटल है वो कैसे निकाली जाएगी। यदि चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटा दिया जाए, चालू संपत्तियां आपकी कितनी है 50,000, इसमें से यानी कि करंट एसेट्स में अभी आपको फॉर्मूला बताया था वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो वर्किंग आपकी करंट एसेट्स कितनी है 50 है और करंट लायबिलिटी कितनी है 35,000। तो अगर इस तरह से हम ये लेस कर देते हैं तो आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी 15,000 आ जाती है। बट अब हम इसके ये केवल हम इसी को ही वर्किंग कैपिटल को ही नहीं करेंगे, बल्कि इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होती है। तो वो कौन सी होती है, कार्यशील पूंजी की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो देखो, कार्यशील पूंजी के अर्थ के संबंध में 2 धारणाएं शामिल है, 2 प्रचलित है या 2 कॉन्सेप्ट कह सकते हो। पहली आती है नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट और दूसरी आती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। नेट को हम कहते हैं शुद्ध कार्यशील पूंजी अवधारणा और ग्रॉस को कहते हैं सकल कार्यशील पूंजी अवधारणा। तो देखो, चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के अंतर को शुद्ध कार्यशील पूंजी अवधारणा कहा जाता है। अभी हमने कितना निकाला था 15,000, ये आपकी कौन सी है नेट वर्किंग कैपिटल है। दूसरी ओर अगर हम जो आपकी करंट एसेट्स हैं उनका टोटल लेते हैं, उनका टोटल कितना था 50,000, तो ये 50,000 आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी ग्रोस यानी कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट होगी। तो इस तरह से अगर करंट एसेट्स में से हम लायबिलिटी लेस कर देते हैं तो वो हो जाती है नेट वर्किंग कैपिटल, और अगर हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस नहीं करते हैं तो वो होती है आपकी ग्रोस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। अब देखो, शुद्ध कार्यशील पूंजी यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल को इस प्रकार भी आप संबोधित कर सकते हैं, चालू संपत्तियों का वह भाग जिसका संबंध स्थायी दायित्व यानी कि दीर्घकालीन पूंजी से किया जाता है, उसे शुद्ध कार्यशील पूंजी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 50,000 की चालू संपत्तियों का प्रबंध करने के लिए 35,000 रुपये के चालू दायित्व और 15,000 रुपये के स्थायी दायित्वों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार शुद्ध कार्यशील पूंजी कितनी हुई, नेट कितनी हुई आपकी 50,000। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि जो अभी हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में स्टडी किया है तो इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे। नीड यानी कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अथवा
अथवा महत्व क्या है, या नीड और सिग्निफिकेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो, कार्यशील पूंजी का अर्थ समझ लेने के बाद यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि इसके व्यवसाय में जरूरत क्या है। प्राय सभी तरह के व्यवसाय होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, इसमें दो प्रकार की एसेट्स की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कौन कौन सी एसेट्स? एक तो फिक्स एसेट्स की जरूरत पड़ती है और एक करंट एसेट्स की जरूरत पड़ती है। अब फिक्स एसेट्स कौन सी होती है? फिक्स एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इनको इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जो आपकी करंट एसेट्स में है उसमें क्या हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कैश और बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जिसको नियर अबाउट 3 मंथ के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी कहते हैं। बिल रिसीवेबल, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, डेटर, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे आपकी करंट एसेट्स है। अब आता है स्थायी संपत्तियां। व्यवसाय का ढांचा तो तैयार कर देती है। अभी हमने देखा कि स्थायी संपत्तियां कौन सी होती है? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये होती है। इनसे किसी भी बिजनेस का स्ट्रक्चर तो तैयार हो जाता है, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? करंट एसेट्स की जरूरत होती है। जैसे एक निर्माणी संस्था है, निर्माणी मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसको माल तैयार करने के लिए कच्चे माल को खरीदना पड़ेगा, तैयार माल में परिवर्तित करने के लिए उसके श्रमिकों को मजदूरी देने से संबंधित कुछ खर्चा करना पड़ेगा, और तैयार माल को बेचने के लिए विज्ञापन भी करना पड़ेगा। तो ये सारा कार्य करना पड़ेगा, कच्चा माल खरीदना, उस माल को तैयार करने के लिए श्रमिक वगैरह रखना पड़ेंगे, उनको खर्चा देना। तो इस तरह से ये जो खर्चा होता है वो किससे किया जाता है? करंट एसेट से ही किया जाता है। और इसी प्रकार कभी कभी तैयार माल को उधार भी बेचना पड़ता है। उधार बेचेंगे तो क्या क्रिएट होंगे? डेटर। इस व्यवस्था इसकी व्यवस्था करने के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ती है। ये सारे काम करने के लिए ही वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अब देखो, पर्याप्त कार्यशील पूंजी व्यवसाय की तरलता और शीघ्र भुगतान क्षमता की सूचक होती है। अगर किसी व्यवसाय के अंदर उपयुक्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल है तो कंपनी अपने जो भी क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं, जो डे रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, उनको तुरंत पे कर देगी। तो इसको कहा जाता है तरलता। जो टाइम पर जैसे ही पेमेंट का टाइम आया तुरंत पेमेंट कर दे तो उसको कहा जाता है लिक्विडिटी। तो ये शीघ्र भुगतान करने की क्षमता को या कैपेसिटी का इंडेक्स है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता किसके लिए जरूरत होती है? देखो, कार्यशील पूंजी से हम क्या क्या पे करते हैं? दैनिक व्ययों का, डे रूटीन के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको पे करते हैं। चालू दायित्वों का समय पर भुगतान करते हैं। जो भी चालू दायित्व होते हैं, चालू दायित्व आपको पता है कौन कौन से होते हैं? जैसे क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, तो इनको टाइम पर पे कर देना। नगद छूट का लाभ उठाना। नगद छूट मतलब आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, अगर आप थोड़ी लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हो या ज़्यादा मात्रा का खरीदते हो तो आपको छूट मिल सकती है। तो अगर आपके पास कैश है, वर्किंग कैपिटल है, तो आप डिस्काउंट का फ़ायदा भी उठा सकते हो, अदरवाइज नहीं। अनुकूल बाजार अवसरों का लाभ उठाना, जैसे कि अनुकूल बाजार, कई बार कच्चा माल है, ऑफर निकाल रखा है और इस तरह से ज़्यादा मात्रा में बल्क में खरीद कर उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो, जिससे आपको कम प्राइस में मिलेगा। और दूसरा इससे क्या होगा? उत्पादन में निरंतरता, यानी कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अब आता है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर या घटक हैं जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं? तो ये कुछ घटक हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पे? नेचर पर। व्यवसाय का नेचर जो है दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक होता है आपका ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने में अधिक समय लग जाता है, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग का काम ज़्यादा होता है, तो टाइम ज़्यादा होता है। इस कारण कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल और तैयार माल सभी के स्टॉक में धन लंबे टाइम तक लगा रहता है।
और इसके परिणाम क्या होते हैं? अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस किस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो आप सीधा हम बता सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है प्रोडक्शन करने में और उसको स्टॉक भी करना पड़ता है। इसके विपरीत आता है जो हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस में माल को खरीदते ही बेच दिया जाता है, या कई बार तो ऐसा हो जाता है कि खरीदने से पहले ही बेच दिया जाता है, यानी कि पहले माल सेल कर दिया जाता है, फिर जितना सेल किए उतना खरीद कर सप्लाई कर दी जाती है। तो ऐसे अगर बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, तो उसमें बहुत ही कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इनके अतिरिक्त सेवा व्यवसाय जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो बिजनेस हैं, उनमें तो कुछ स्टॉक करना ही नहीं पड़ता, तो कार्यशील पूंजी की कईयों में तो जरूरत ही नहीं होती, अगर होती है तो बहुत ही कम, न के बराबर होती है। सेकंड हमारा आता है क्रियाओं का स्तर। क्रियाओं मतलब है स्केल ऑफ ऑपरेशन। कार्यशील पूंजी एवं क्रियाओं के स्तर में सीधा संबंध होता है। बड़े आकार की संस्थाओं में अधिक और छोटे आकार की संस्थाओं में कम कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। बिजनेस साइकिल। अब आता है व्यवसाय के चक्र। विभिन्न चरणों में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता प्रभावित होती है। जो बिजनेस साइकिल होता है उसके देखो कई अप डाउन चक्कर होते हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके से कार्यशील पूंजी की जरूरत होगी। जैसे तेजी काल में मांग बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, इसलिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा बिक्री होगा तो उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। इसके विपरीत मंदी काल में मांग घट जाती है। मांग घटने के कारण उत्पादन और बिक्री दोनों कम हो जाते हैं। दोनों कम होने के कारण, दोनों ही कम अगर हो गए हैं, तो इस स्थिति में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अब देखो एक बिजनेस साइकिल क्या होता है, इसको हम एक चित्र की सहायता से देखेंगे। व्यवसाय चक्र का अभिप्राय व्यवसाय में आने वाली मंदी तेजी के क्रम से है। जैसे ये बूम, ये किसको तेज वो कर रहा है शो, ये तेजी को धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ। यहाँ पे क्या आ गया? डिप्रेशन, यानी कि यहाँ पर मंदी आ गई, फिर इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुई और फिर क्या आ गई? तेजी, फिर धीरे इस तरह से मंदी। तो इस तरह से ये साइकिल इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चलता जाएगा, तो इसको कहा जाता है बिजनेस साइकिल। तो अब देखो यहाँ पर बूम, तेजी होगी, यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा और ज़्यादा आपको सेल करनी पड़ेगी, यानी कि सीधा सा कह सकते हो तेजी में सेलिंग ज़्यादा होती है, तो सेल ज़्यादा होने के कारण प्रोडक्शन ज़्यादा के कारण आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो सेल नहीं होती है, कम होती है, डिमांड कम होती है, तो प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो वर्किंग कैपिटल भी कम जरूरत पड़ेगी। फोर्थ आता है सीजनल फैक्टर, मौसमी घटक। अब देखो कुछ वस्तुओं की मांग तो पूरे वर्ष लगातार बनी रहती है और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी मांग मौसमी होती है, कुछ विशेष मौसम में ही उनकी मांग होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे होली और दिवाली के त्यौहार आते हैं, होली के त्यौहार आते हैं तो आपने दुकानों पे रंगों के पैकेट वगैरह इस तरह देखे होंगे, पिचकारी। दिवाली आती है तो जैसे ये जो कैलेंडर वगैरह हो गया, दिवाली की लड़ियाँ, मोमबत्ती, इस तरह का सामान बाहर आ जाता है, तो इसको कहते हैं सीजनल फैक्टर या सीजनल जो है मांग। जिन वस्तुओं की मांग पूरे वर्ष समान रूप से बनी रहती है उनका उत्पादन एवं विक्रय लगातार चलता रहता है। परिणाम स्वरूप ऐसे व्यवसाय में कम कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है, जिनका लगातार बिकता रहता है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो कुछ वस्तुओं की मांग विशेष मौसम में ही होती है, जैसे अभी आपको बताया, तो इनका उत्पादन लगभग पूरे वर्ष किया जाता है, ताकि जब इन वस्तुओं की मांग होगी तो वस्तुओं की मांग होने पर पूर्ति ठीक प्रकार से की जा सके। ऐसे व्यवसाय में कच्चे माल, तैयार माल दोनों का स्टॉक अधिक मात्रा में रखने के कारण अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ऊनी वस्त्र उद्योग है। अगर मान लेते हैं आप ऊनी वस्त्र उद्योग का बिजनेस कर रहे हैं, तो गर्मियों में तो कोई आपसे स्वेटर खरीदने आएगा नहीं, सर्दियों में आएगा, तो इस तरह से आपको जो है लेकर स्टॉक करना पड़ेगा। अगर सर्दियों में वो नहीं बिकते तो भी 1 साल तक स्टॉक रखना पड़ता है, तो इस कारण से इसमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। फिफ्थ पॉइंट है उत्पादन चक्र, यानी कि प्रोडक्शन साइकिल।
उत्पादन चक्र का अभिप्राय कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने में लगने वाले समय से है। यानी कि चक्र का मतलब है कि आपके बिजनेस में या आप जो कच्चा माल है उसको तैयार माल में कितने समय में, कितने दिनों में उसको तैयार कर देते हो। यह अवधि जितनी लंबी होती है उतनी ही अधिक समय के लिए पूंजी कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल में फंसी रहेगी, और उतने ही ज़्यादा समय के लिए फंसी रहेगी तो आपको अधिक वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत लेते हैं हम, जहां उत्पादन चक्र यानी कि प्रोडक्शन साइकिल जहां छोटा होता है, उसकी अवधि बहुत कम होती है, वहां पर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम होती है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटा होगा तो प्रोडक्शन जल्दी हो जाएगा, उसको सेल करके कैश आ जाएगा, तो आपके पास आपको वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत होगी। दूसरा देखो, जल्दी अगर प्रोडक्शन हो जाता है तो आपको रॉ मटेरियल जो सेमी फिनिश गुड्स है उनमें पूंजी कम दिनों तक फंसी रहेगी, इस कारण से वर्किंग कैपिटल की कम आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है उधार उपलब्ध कराना, क्रेडिट अलाउड। जो संस्थाएं अधिक बिक्री नगद करती है, क्या करती है, नगद में ज़्यादा बिक्री करती है, उन्हें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वो संस्थाएं नगद बिक्री करती है तो उनके पास कैश आता रहता है। दूसरा, इसके विपरीत अगर हम लेते हैं तो जो संस्थाएं अधिक बिक्री उधार करती है उन्हें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। उन्हें अधिक की क्यों होती है? क्योंकि वो माल उधार में बेच देते हैं और जो डेटर है वो पेमेंट करने में टाइम लगा देते हैं। इसलिए आपको अपना प्रोडक्शन चालू रखने के लिए, आपको अपना माल तैयार करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, इसलिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आपको आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट है उधार सुविधा की प्राप्ति, क्रेडिट अवेल्ड। यदि कच्चा माल और जो अन्य सामग्री है अगर वो उधार पर आसानी से मिल जाती है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत अगर यही चीज़ें जो कच्चा माल और अन्य सामग्री है अगर वो उधार पर उपलब्ध नहीं होती, यानी कि आपको उधार पर अगर नहीं मिलती है तो आपको क्या करना होगा, पेमेंट करनी होगी। इसके लिए आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है परिचालन कुशलता। परिचालन कुशलता मतलब होता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। परिचालन कुशलता का अर्थ है विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं को कुशलतापूर्वक संपन्न करने से, जो भी क्रियाएं हैं व्यवसाय की उनको एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट करना। हर संगठन की जो परिचालन कुशलता होती है भिन्न होती है, क्योंकि हर एक संगठन का मैनेजमेंट अलग होता है, इसलिए उनकी जो ये ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो सबकी अलग अलग होती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कच्चे माल को अति शीघ्र तैयार माल में बदलना, तैयार माल को अति शीघ्र बेचना और देनदारों से अति शीघ्र भुगतान प्राप्त करना। जिस कंपनी की परिचालन कुशलता अधिक होती है उसे स्टॉक व देनदारों में कम विनियोग करना पड़ता है, उसके पास स्टॉक भी यानी कि ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक लगा नहीं रहता और डेटर भी उनके जल्दी पेमेंट कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन अगर है तो बिजनेस में कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर मान लेते हैं ये सिचुएशन नहीं है, अपोजिट है, तो अधिक वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है कच्चे माल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कच्चे माल की उपलब्धता भी कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? कच्चे माल की उपलब्धता। यदि संस्था द्वारा ऐसा कच्चा माल प्रयोग में लाया जा रहा है जो पूरे वर्ष आसानी से उपलब्ध होता रहता है तो कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको जरूरत होगी आप उसी टाइम तुरंत माल खरीद लोगे, और ऐसे साल में थोड़ा थोड़ा माल करके खरीदते रहोगे, जैसे आपके पास कैश आएगा वैसे आप खरीदते रहोगे, क्योंकि ऐसा माल का अधिक मात्रा में स्टॉक करने की जरूरत नहीं होती जो पूरा साल मिलता रहता है। इसके विपरीत यदि ऐसा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है जो वर्ष के कुछ विशेष महीनों में ही उपलब्ध होता है, यानी कि पूरे साल जो है वो नहीं मिलता, कुछ ही महीनों में उपलब्ध होता है, तो जबकि उत्पादन क्या करना होगा आपको? उत्पादन को कंटिन्यू करने के लिए आपको इसकी आवश्यकता पूरे वर्ष तक बनी रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? अधिक मात्रा में माल लेकर स्टोर करना पड़ेगा। अधिक मात्रा में माल लेकर स्टोर करोगे, इसके लिए आपको अधिक वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी पड़ेगी।
नेक्स्ट है विकास संभावनाएं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो देखो, विकास का अर्थ है व्यावसायिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, बिक्री आदि के स्तर में वृद्धि करना। यानी कि उत्पादन आप पहले 100 इकाई कर रहे थे, अब आप 200 इकाई करने लग जाते हो, इसी तरह विक्रय बढ़ा लेते हो, तो इसको कहते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्टस या ग्रोथ होना बिजनेस में। जिस संगठन में पर्याप्त विकास संभावनाएं उपलब्ध होती है उसमें अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है, और जिसमें ग्रोथ की इतनी संभावनाएं नहीं होती उनमें कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता स्तर, लेवल ऑफ कंपटीशन। ऊंचे प्रतियोगिता स्तर से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। जिन बिजनेस में कंपटीशन ज़्यादा होता है उनके लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। क्योंकि प्रतियोगिता का सामना करने हेतु तुरंत सप्लाई करने के लिए माल का अधिक स्टॉक रखना पड़ता है, और अगर अधिक स्टॉक रखोगे तो उसमें अधिक स्टॉक में अधिक पूंजी फंसी रहेगी, और लंबे समय तक आपको उधार की सुविधा भी उपलब्ध करवानी पड़ेगी अगर प्रतियोगिता में अपने आप को जीवित रखना है तो इस कारण से जिस बिजनेस में ज़्यादा प्रतियोगिता होती है उसमें अधिक जो है वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का अभिप्राय मूल्य वृद्धि से है। मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति यानी कि तेजी से। ऐसी स्थिति में उत्पादन व बिक्री के पूर्व स्तर को बनाए रखने के लिए सबसे पहले अधिक धन की जरूरत होती है, और मुद्रास्फीति की दर बढ़ने के साथ साथ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। कैसे? जैसे आप उत्पादन का वो स्तर बनाने के लिए आपको जो माल खरीदोगे वो महंगा मिलेगा, तो इस कारण से क्या होगा, आपको ज़्यादा कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आप नगद में बिक्री करते हैं तो हो सकता है कुछ हद तक आपको कम पड़े, पर कम पूंजी की आवश्यकता पड़े। अगर आप उधार में बिक्री करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारे 12 पॉइंट थे जो थे फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।